हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार भारतीय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनका उपयोग क्या होता है। आज हमारा टॉपिक होगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देखने वाले हैं कि ये किस किस प्रकार से पृथ्वी पर फैला हुआ है, कितना इसका क्षेत्रफल है और देशांतर और अक्षांश रेखाओं का प्रभाव भी इस पर क्या पड़ता है। तो चलिए देखते हैं भारत की स्थिति। हम सबसे पहले देखते हैं भारत की स्थिति। हम देख लेते हैं भारत की स्थिति। तो अगर देखें हम अक्षांश रेखा के हिसाब से, यानी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये मैंने दर्शाई हुई है। अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो अक्षांश के हिसाब से देखें तो हमारी जो भारत की स्थिति होगी वो होगी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब देशांतर यानी ये वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा है। देशांतर के हिसाब से देखें तो हमारी भारत की स्थिति होगी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा भी दो भागों में बांटती है पृथ्वी को, एक तो पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में हो गई। और मैंने यहाँ पर दोनों रेखाएं यानी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर एक साथ हम पृथ्वी पर देखते हैं तो यहाँ पर भारत की स्थिति होगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो हम देख सकते हैं कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या होगी। ग्लोब पर भारत की स्थिति होगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि गोलार्ध यानी ग्लोब पर पृथ्वी की जो स्थिति है वो किस प्रकार है। तो हम बता सकते हैं ग्लोब पर पृथ्वी की स्थिति भारत की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगी। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का आकार यानी विस्तार किस प्रकार से है पृथ्वी पर। ये हमने अभी ग्लोब पर भारत की स्थिति देखी। आगे हम देखने वाले हैं कि भारत की आकार और स्थिति कैसी होगी। अगर नामों की बात करें तो भारत के कई नाम देखने को मिलते हैं। पहला नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको भारत भी कहा जाता है, इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी आपने नाम सुना होगा, और इसको इंडिया भी कहा जाता है। ये चारों नाम इसी के ही हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से पढ़े। तो जो आर्य हैं, आर्यव्रत है, वो नाम पड़ा था आर्यों के नाम से, यानी उत्तर पश्चिम भाग में भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें आर्यों का निवास था और उन आर्यों के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, आर्यव्रत। अब भारत किस प्रकार से पड़ा, तो ये जो आर्य थे, उत्तर भारत के आर्य थे, ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आकर बसे और बसने से इनका एक शक्तिशाली राजा हुआ जिसका नाम था भरत, और भरत के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा, भारत पड़ गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों नामों का संबंध है सिंधु नदी से, सिंधु नदी से। तो हिंदुस्तान किसने कहा, ईरानियों ने इसको कहा। क्यों कहा, क्योंकि जो सिंधु नदी है, ये जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बहती है, ये सिंधु नदी, इसको
ईरानी लोग जो थे से का उच्चारण है से करते थे, इसलिए ये इस नदी को बोलते थे हिंदू। और यहाँ पर निवास करने वाले जो लोग थे उस क्षेत्र को इन्होंने कहा हिंदुस्तान। यानी इस से की जगह ये है बोलते थे इसको, इसलिए सिंधु की जगह हिंदू इन्होंने कहा और इसी से हिंदुस्तान नाम पड़ा। अब यहाँ पर आए यूनानी। यूनानियों ने क्या कहा कि यूनानी जो थे इस सिंधु नदी को बोलते थे इंडस नदी। ठीक है, इंडस नदी बोलते थे और इंडस से ही धीरे धीरे नाम पड़ गया इंडिया। तो ये हमने 4 नाम देखे भारत के, कौन कौन से नाम थे? आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। इन सभी को नाम दिया गया अलग अलग क्षेत्रवासियों द्वारा। अब हम देखते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार किस प्रकार से है। तो यहाँ पर मैं एक इंडिया का मैप बना लेता हूँ। ये भारत का मैप, थोड़ा सा 1 मिनट रुको। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो किस प्रकार से है। अगर अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से देखें तो हमारा जो भारत की यहाँ से यानी दक्षिण में से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो हमारा भारत है वो अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से हमने जो देखा था वो देखा था उत्तरी गोलार्ध में था और उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए अक्षांश के साथ हम लगा देंगे उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें, अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ये हमारा क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर हम देशांतरीय विस्तार को देखते हैं, देशांतरीय विस्तार क्या होगा? तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा गुजरती है जिसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर हमने क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि देशांतर के हिसाब से देखें तो पृथ्वी की, भारत की जो स्थिति थी यहाँ पर थी, यानी पूर्वी देशांतर में थी, पूर्वी गोलार्ध में थी, इसलिए देशांतर के आगे क्या लगाते? पूर्वी देशांतर। तो देशांतर की स्थिति के हिसाब से भारत की जो स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो समझ आया कि उत्तरी अक्षांश या अक्षांशीय स्थिति जो हमारी थी वो ये थी, और देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हुई, विस्तार हुआ भारत का। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी जो सीमाओं पर बसे हुए देश हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो सीमाओं पर मुख्य रूप से टोटल देशों की अगर बात करें तो वो देश होंगे हमारे 7 देश। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं तो वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सात देश देखिए, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये वाला एक देश है जिसका नाम है अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये वाला पूरा है चीन। यहाँ पर ये वाला भाग है नेपाल, ये भाग है भूटान, और भारत के पूर्व में म्यांमार, और ये वाला भाग है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये भारत के सीमावर्ती देश हो गए, यानी भारत की सीमा पर स्थित देश हैं। अब देखिए इनकी अगर लंबाई की बात की जाए कि पाकिस्तान की सीमा कितनी मिलती है भारत से, बांग्लादेश की कितनी मिलती है, म्यांमार की कितनी मिलती है, और चीन की कितनी मिलती है। तो अगर सीमाओं की बात करें तो 7 देशों की सीमाएं हैं जो मैं क्रम से आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले अगर सीमा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सीमा जो मिलती है बांग्लादेश के साथ मिलती है। दूसरी सीमा मिलती है चीन के साथ सबसे ज़्यादा, तीसरी पाकिस्तान के साथ, चौथी नेपाल के साथ। ठीक है, चौथी नेपाल के साथ, पांचवी भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, और फिर भूटान के साथ, और लास्ट में अफ़गानिस्तान। ये जो सीमाएं हैं क्रम से इनका है सबसे ज़्यादा सीमा। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे ज़्यादा किस देश से के साथ मिलती है, तो आप यहाँ पर टिक लगाओगे बांग्लादेश। सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है तो वो है अफ़गानिस्तान। अब देखिए सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। अब यहाँ पर चीन के साथ अगर बात करें सीमा की तो इसकी सीमा लगती है 3443 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ सीमा लगती है
1643 किलोमीटर और भूटान के साथ सीमा लगती है 699 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत की सीमाएं होगी, यानी सीमा पर स्थित देश हो गए, पड़ोसी देश इसको कह सकते हो। अब यहाँ पर श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका की सीमा जो है वो भारत से नहीं मिलती, पड़ोसी देश कह सकते हैं, सीमावर्ती देश इसको नहीं कह सकते। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी एक विस्तार जो है भारत का, वो विस्तार, अगर विस्तार की बात करें तो यहाँ पर हमने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, लेकिन यहाँ पर ठीक है इस प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक रेखा गुजरेगी और वो रेखा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी इस स्थलीय भूमि से 2 डिग्री या 2 अक्षांश नीचे तक भारत का विस्तार है, अगर द्वीपों को लगाएं तो द्वीपों सहित विस्तार। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के जो उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु यानी उत्तरी बिंदु है। और यहाँ पर एक स्थान है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नहीं है, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये तो आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब पूर्व और पश्चिम की बात करें, अब देखिए इन दोनों के बीच अगर रेखा खींची जाए तो इस रेखा की कुल लंबाई जो होगी वो होगी 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो इसकी होगी 3214 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है वो पूर्व से और पश्चिम तक इसकी होगी 2933 किलोमीटर। यानी यहाँ पर एक स्थान है और यहाँ पर एक स्थान है। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान है किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है गौर माता और जो गुजरात में पड़ता है। तो विस्तार की अगर बात करें तो पूर्व में किबीथू अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गौर माता गुजरात तक इसका विस्तार है और इसकी लंबाई जो होगी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा है, चौड़ाई क्या है, कम है। इसके आगे हम देखते हैं
कि इसके जो केंद्र शासित प्रदेशों को लगाकर, यानी यहाँ पर लगाकर इसका जो विस्तार है वो 8 डिग्री से भी नीचे है, यानी 6 डिग्री 4 मिनट। और इसके जस्ट नीचे से एक रेखा जाती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, जो हमने पढ़ा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो इसका पूरे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट, यानी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इसका होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी इसके दूसरे नाम भी है। पहले जाना जाता था जैसे पिगमेलियन पॉइंट, और दूसरा है पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी 2 इसके अन्य नाम भी हैं। तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पर विस्तार है। यहाँ से एक रेखा और जाती है, यानी इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम है, ठीक है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। यानी हमने जब अक्षांश और देशांतरों में पढ़ा था, प्रमुख अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी 5, उनमें से एक रेखा है कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये वाला गुजरात के बाद यहाँ पर आ जाता है राजस्थान के बाद आएगा मध्य प्रदेश के बाद आएगा छत्तीसगढ़ के बाद आएगा झारखंड, और झारखंड के बाद आएगा पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। यानी इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। देखिए ये गुजरात है, यहाँ पर थोड़ा सा यानी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ज़िलों से। यहाँ उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर ये वाला त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है, तो ये वाला भाग है, ये हमने कर्क रेखा देखी। अब उसके बाद देखते हैं एक रेखा यहाँ से और गुजरती है, एक रेखा ये गुजरती है, इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसको हमने कहा है भारतीय मानक रेखा, या इसी को कहते हैं समय रेखा। यानी इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत में समय की गणना की जाती है। अगर देखा जाए तो ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं?
तो 5 राज्य यानी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरती है 5 राज्यों से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से ये रेखा गुजरती है और वहीं से इसको भारतीय मानक समय मानक रेखा कहा जाता है। तो सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी अगर लगाओ तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से। उसके बाद नीचे आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये सीमा रेखा निकलेगी। उसके बाद आ जाता है झारखंड, और झारखंड के बाद यहाँ पर झारखंड है ये वाला क्षेत्र। झारखंड के बाद आ जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हो गई। कर्क रेखा हमने देखी 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी उत्तर से दक्षिणतम लंबाई और पूर्व से पश्चिमतम लंबाई भी देख ली हमने। इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं भारत में पढ़ने के लिए, उसको अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हम जिससे आगे आपको और बेहतर वीडियो बना के दे सकें। तो धन्यवाद।